हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज भाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एआईबी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, जो कि रिलेट करता है हमारा डाउरी डेथ से। तो सेक्शन नंबर 80 जो कि भारतीय न्याय संहिता का है वो डाउरी डेथ के बारे में बताता है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ। तो क्या है पनिशमेंट। कम से कम जो है 7 साल तो होगी ही, 7 साल से कम नहीं होगी और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि धारा 80 के तहत दहेज मृत्यु तब मानी जाती है जब महिला की मृत्यु विवाह के कितने वर्ष के भीतर होती है। तो विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर होती है तो उसे ही हम डाउरी डेथ मानते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, धारा 80 के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए किन बातों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। किन बातों को सिद्ध करना आवश्यक होता है कि डेथ होने से पहले यानी कि सून बिफोर जो है डाउरी की मांग की गई हो और उसकी मांग करते हुए क्रूएलिटी की गई हो और हरेसमेंट की गई हो। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, दहेज मृत्यु के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो जो हस्बैंड होता है या उसके जो रिलेटिव होते हैं उन्हीं को इस सेक्शन के अंदर क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अंतर्गत किस प्रकार की मृत्यु महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी ऐसी डेथ जो नेचुरली ना हो, यानी अननेचुरली डेथ हुई हो या जलने के कारण हुई हो, कोई बॉडली इंजरी आई है, तो ये एसेंशियल पॉइंट हो जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कानून अनुमान धारा 80 के मामले में सहायक होता है। यानी कि अनुमान का मतलब होता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये पॉइंट पूरे हो रहे हैं तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डाउरी डेथ हुई है। तो इसके लिए हमारा पुराना जो लॉ था उसमें सेक्शन थी 113 भी, और नए कानून के अनुसार अब जो सेक्शन है वो है हमारी सेक्शन नंबर 118, जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस 2023 के अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डेथ जो है वो होनी चाहिए 7 साल के अंदर शादी के, और उससे पहले यानी कि जब डाउरी की डिमांड की गई है उससे पहले उसके साथ क्रूएलिटी की गई हो, उसको हरेस किया गया हो। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, धारा 80 दहेज मृत्यु के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है। यानी कि ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, ये किस तरीके का अपराध है। बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। ये सारी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि ये एक हीनियस ऑफेंस है इसलिए गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए हम इसे संज्ञेय अपराध कहते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और क्योंकि ये सीरियस नेचर का है तो इसमें बेल लेना हमारा राइट नहीं है, किसी भी एक्यूज का राइट नहीं है, तो ऐसे में ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरियसनेस है इसके अंदर, ग्रेव जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटी ऑफ जो ऑफेंस है वो हाई है इसमें, या हम कहें जब नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दहेज मृत्यु के मामले में किस प्रकार के साक्ष्य से मामला मजबूत होता है। तो जो जैसे कि डेथ हुई उससे पहले भी कोई कंप्लेंट फाइल की थी
या फिर कोई एफआईआर की थी हरेसमेंट की कि मेरे को मारा जा रहा है, मेरी पिटाई की जा रही है, तो वो यहाँ पर रिलीवेंट हो जाती है। तो प्रीवियस कंप्लेंट, प्रीवियस जो टेस्टिमनी है या फिर कोई गवाही है या क्रूएलिटी के संबंध में, डाउरी डेथ के संबंध में, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा बीएनएस की धारा 80 से निकटता से संबंधित है। तो सेक्शन नंबर 108 जो कि सुसाइड के उकसाने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से उकसाया ही जा रहा है, यानी कि उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है, उसको हरेस किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, तो ये अपने आप की मृत्यु करने के लिए वो उकसा रहा है दूसरा व्यक्ति। कौन? हस्बैंड और उसके रिलेटिव। अब हम इससे रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले, अगर आप एक प्रैक्टिस एडवोकेट बनना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे। इसको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि केस लॉ भी पूछे जाते हैं आपके एआईबी के एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा केस 2005 का है, कामेश पंजीराय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के कारण प्रताड़ित किया गया हो। अगर उसे दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं किया गया तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या रिलीवेंट हो गया? दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। 2005 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हमारा दूसरा केस आ जाता है 2000 का, जो कि है कंसराज बेनाम या पंजाब राज्य या वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने पर भी आरोपी को व्यथित या परिस्थिति के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा हमारा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह 1991 का। इसमें क्या कहा गया कि धारा 304 बी, जो कि डाउरी डेथ की थी हमारी पुरानी सेक्शन, अब क्या बन गई है? सेक्शन नंबर 18। 300 की व्याख्या करते हुए कहा है कि मृत्यु से ठीक पहले, एक लचीला शब्द है, मृत्यु से ठीक पहले, यानी कि सून बिफोर द मैरिज, सून बिफोर द डेथ, एक लचीला शब्द है जिसे परिस्थिति के अनुसार समझा जाएगा, यानी कि केस के जो सर्कमस्टांस है उसके आधार पर वो अलग अलग समझा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला केस है 2017 का। 2017 का बैजनाथ स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2017 का केस है। इसमें क्या कहा था? कोर्ट ने दोहराया कि मृत्यु से ठीक पहले प्रताड़ना को साबित करना आवश्यक है, ना कि केवल पुराने मामलों में। यानी कि उसने ये कह दिया कि पहले के मामलों में क्रूएलिटी हुई थी, लेकिन जब डेथ हुई उससे तुरंत पहले ऐसी कोई क्रूएलिटी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, सून बिफोर द डेथ, यानी डेथ होने से पहले क्रूएलिटी की गई हो। अगला केस 1991 का है, जो है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 304 बी दहेज मृत्यु और 498 ए जो क्रूएलिटी की बात करता है, इसके बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट किया था इस केस के अंदर। अगला केस है 2001 का, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ कि स्पष्ट किया गया कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर हर मृत्यु दहेज मृत्यु नहीं होती। यानी कि हम ये मान ले कि मृत्यु जो है मैरिज के 7 साल के अंदर हुई तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाउरी डेथ ही होगी, ऐसा नहीं है। दहेज की मांग होना और उसके साथ प्रताड़ना करना, ये भी, इसका भी प्रमाण होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा अगला केस आ जाता है विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या कहा गया था कि केवल प्रताड़ना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसे दहेज मांग से जोड़ा ना जाए। अब कहने का मतलब क्या है कि प्रताड़ना कर दी लेकिन दहेज की मांग नहीं की। दहेज की मांग करेगा जब भी तो डाउरी डेथ मानी जाएगी। तो इसलिए दोनों चीज़ों का यहाँ पर होना इम्पोर्टेंट है, प्रताड़ना की गई हो या दहेज की मांग की गई हो। दहेज की मांग की गई है तो उसे साबित करना होगा कि कैसे दहेज की मांग की गई है। अगला हमारा केस है
दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2010 का केस है। इसमें क्या कहा था, इसमें जो हमने अभी प्रेजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डेथ हुई है किसके कारण, डाउरी डेथ के कारण। कोर्ट ने कहा कि एक बार अभियोजन द्वारा धारा 113 बी के तहत अनुमान स्थापित कर देने के बाद प्रमाण का भार आरोपी पर होता है। यानी कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। तो अब जो बर्डन होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमने जो पढ़ा था, वो जो शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज के ऊपर। ये बात इस केस में कही गई थी। बात करें अगले केस के बारे में, 2011 का केस है बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष दहेज से जुड़ी प्रताड़ना साबित नहीं कर पाता तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। यानी कि दहेज से रिलेटेड उसके साथ प्रताड़ना की गई, अगर प्रोसिक्यूशन ये करने में फेल हो जाता है तो ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है किसको दिया जाना चाहिए, एक्यूज को दिया जाना चाहिए। 10वां हमारा केस है 2009 का, प्रेम कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें क्या कहा गया कि दहेज मृत्यु में आत्महत्या और हत्या दोनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि या तो उसने सुसाइड किया होगा या उसकी हत्या की गई है। तो दहेज की हत्या में दोनों चीज़ें शामिल होती है यदि वह दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है। तो ये थे आज के हमारे केस और हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।